आज मोहम्मद अली बाकी घर वालों से पहले जाग गया। उसने रात को जो खौफनाक मंसूबा बनाया था उस पर अमल करने का वक्त करीब आ रहा था। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। 27 साल उम्र होने के बावजूद उसकी शादी हुई थी, ना ही उसका कोई अच्छा जरिया माश था। उसके दोनों भाई अपनी फैमिलीज़ के साथ सेटल्ड थे। एक बहन भी शादी करके अपने घर की हो चुकी थी। वो अपनी बहन और वालिद के साथ रहता था। उसकी अपनी वालिद से अक्सर बहस होती क्योंकि वो अपनी जायदाद बेटियों को मुंतकिल करना चाहते थे और मोहम्मद अली इस पर राज़ी नहीं था। आखिरकार कई महीनों बाद उसने फैसला कर लिया एक बार ही काम तमाम करने का। उस सुबह उसने तरामड़ी चौक इस्लामाबाद में वाक़ अपने घर में आँख खोली, इर्द गिर्द पर एक नज़र डाली और फिर वो काम करने चल पड़ा जिससे जालिम तरीन इंसान की भी रूह कांप उठे। उसके हाथ में एक तेज़ धार आला था, चाकू या शायद कोई तेज़ छुरी। उसका पहला शिकार उसके 70 साला वालिद थे और फिर उसकी बहन। उन दोनों को कत्ल करने के बाद मोहम्मद अली ने घर को बाहर से ताला लगाया और रावलपिंडी रवाना हो गया। जहां उसकी दूसरी बहन रहती थी, यहाँ भी उसने वही काम किया। अपनी दूसरी बहन को चाकू के वार से कत्ल किया, बल्कि इसके हमले में उसका नन्ना भांजा भी महफूज नहीं रहा। बाप की जायदाद के पीछे 4 सफ़ाकाना कत्ल हुए और शायद मजीद भी हो जाते अगर इलाके वाले पुलिस को बुलाकर उसको काबू ना करते। आज मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में। यहाँ जो चैम्बर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें इस वक्त लाखों केसेस चल रहे हैं, लेकिन इसमें से अक्सर केसेस एक ख़ास मसले के हवाले से हैं। एक ऐसा मसला जिसका शिकार हर दूसरा घर है। एक ऐसा मसला जिसमें अदालतें और कानून तो शायद फिर भी सही काम कर रही हैं, लेकिन मैं और आप यानी आम लोग डंडी मार रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ विरासत के मुताल्लिक केसेस की। इस वक्त इस अदालत में हज़ारों ख़वातीन हैं जो मुकदमात लड़ रही हैं। वो मांग तो अपना हक रही हैं, लेकिन यहाँ धक्के खाने पर मजबूर हैं और उनके सामने कोई मुखालिफ या दुश्मन नहीं, उनके अपने रिश्तेदार, भाई और चचा हैं। मैयत पड़ी हुई है, रो रहे हैं और फाइलों पे साइन लिए जा रहे हैं। विरासत से दस्तबरदार हो रहे हैं, छोटों से सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। जब यूसी से वेरिफिकेशन आई तो उन्होंने ये बताया कि इनकी एक और बहन भी है। अब उस केस को 2 साल हो गए, आज तक जो भाई है वो अपनी बहनों को प्रॉपर्टी देने पे राजी नहीं हो रहा है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा लेके आए, खवातीन की तस्वीरें लगी हुई थी, यानी उनकी जो बहनों की तस्वीरें थी, जो असल बहनें थी वो बहनें नहीं थी, वो कोई और खवातीन थी। उसके बावजूद जो उनके भाई हैं वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो जज साहब बरहम हो गए मुझ पे, क्या किया है, एक इसकी बहन को ही छुपा दिया था। अब 2 सालों से रोजाना कोर्ट आती हैं, रोजाना धक्के खाती हैं, कभी पार्टी नहीं आ रही, कभी वकील साहब नहीं आ रहे, कभी क्या मसला। और ये सिर्फ इस अदालत का हाल नहीं, पाकिस्तान में विरासत का हक हासिल करने के लिए खवातीन का कई साल इंतजार करना मामूल की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल बाद चेयरमैन जिला काउंसिल मामू से भांजी को विरासत में हक दिलवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 27 साल बाद बेवा को अपने भाई से विरासती जायदाद में हिस्सा दिलवा दिया है। डेरा इस्माइल खान के रिहायशी खातून जैतून बीबी को 46 साल बाद इंसाफ फराहम करते हुए उनका विरासती हक तस्लीम कर लिया। अदालत ने 27 साल बाद बेवा को भाई से जायदाद में हिस्सा दिलवा दिया। इन केसेस में तो सालों इंतजार करने के बाद फिर भी खवातीन को अपना हक मिल गया। बाज़ औक़ात तो फैसला आने में इतनी देर हो चुकी होती है कि वक्त गुजर चुका होता है। आइए इसकी भी कहानी आपको सुनाता हूँ। ये कहानी है स्वाद की नूरजहां की, जिनके वालिद का 1990 में इंतकाल हुआ। वालिद के गुजरने के बाद उन्होंने अपने 3 भाइयों से जायदाद में अपना हक मांगा। नूरजहां के भाइयों ने उनसे कहा कि इनका तो कोई हिस्सा ही नहीं है। वालिद ने अपनी सारी जायदाद, 1 घर, 4 दुकानें, गोदाम और ज़री ज़मीनें अपनी ज़िंदगी में ही तीनों बेटों को गिफ्ट कर दी थी। ये नूरजहां के लिए शॉकिंग था। उसने तो कभी अपने वालिद से ऐसा कुछ नहीं सुना था, ना ही ये गिफ्ट उसके सामने दिया गया था। उसने भाइयों से सबूत मांगा तो उन्होंने पश्तो में हाथ से लिखी हुई एक तहरीर दिखाई जिसके नीचे वालिद के दस्तखत थे। नूरजहां कन्विंस नहीं हुई, उन्होंने अपना हक लेने पे इसरार किया और जब भाई नहीं माने तो वो कोर्ट चली गई और यहाँ से उनकी स्ट्रगल फॉर जस्टिस की जर्नी शुरू हुई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई साल गुजर गए। मामला अदालतों में लटका रहा। बिलाखिर 22 साल बाद पेशावर हाई कोर्ट ने नूरजहां के हक में फ़ैसला सुनाया और भाइयों को हुक्म दिया कि वो अपनी बहन को उसका हक दें। आप समझ रहे होंगे कि नूरजहां की एगनी यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नूरजहां के भाई इस्लामुद्दीन ने हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। केस एक बार फिर लटक गया। आखिरकार 2 मार्च 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया। नूरजहां को जिस फैसले का बरसों से इंतज़ार था वो बिलाखिर आ गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने उनके हक में फ़ैसला सुना दिया। सिर्फ एक मसला था,
कि जब ये फैसला सुनाया गया उस वक्त तक नूर जहां इस जहां से रुखसत हो चुकी थी। कंटेंट क्रिएटर्स के पास 3 तरीकों से पैसा आता है, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप्स और फंडिंग। फंडिंग हमारे पास है नहीं, और आपने ये भी नोट किया होगा कि रफ्तार की अक्सर वीडियोस पर कोई स्पॉन्सर्स नहीं होते। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि स्पॉन्सर्स को लगता है कि रफ्तार जो कंटेंट बनाता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो हमसे दूर रहते हैं, और दूसरा हमें भी उनके करीब जाते हुए खतरा महसूस होता है। तीसरा, मोनेटाइजेशन। पाकिस्तानी कंटेंट को जो रेट्स मिलते हैं बहुत कम होते हैं, यानी कि 1000 व्यूज़ पे कोई 200-250 रुपये। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह का कंटेंट हम बनाते हैं वो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, किताबों को छानना पड़ता है। इसलिए हम डेली ब्लॉगर्स की तरह रोज़ाना की 2-2, 3-3 वीडियोज़ अपलोड नहीं करते। ये तो थे 3 रिवायती ऑप्शंस, लेकिन एक चौथा ऑप्शन भी है, आप। इसलिए अब रफ्तार पेट्रियन पर भी जा रहा है, जहां आप हमारे न्यूज़ रूम का हिस्सा बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम कैसे टॉपिक्स चूज करते हैं, रिसर्च करते हैं, आपस में लड़ते हैं, कीमे के समोसे खाते हैं, और सबसे गैर अहम चीज़ ये कि मुझ नाचीज़ से भी आप मुलाकात कर सकेंगे। हर चीज़ की एक कीमत होती है, और सच की भी एक कीमत है, जो रफ्तार पिछले कई सालों से अदा कर रहा है। लेकिन हमें अब आपके साथ की ज़रूरत है। यूँ तो हम बहुत फ़ख्र से अपने माशरे को मजहबी और रिवायती कहते हैं, हमें अपने फैमिली सिस्टम पे भी काफ़ी नाज है, लेकिन इन खुशनुमा कवर्स के पीछे एक बदनुमा हकीकत भी छुपी हुई है। एक ऐसा सोशल इवल जो शहरों और देहातों में बराबर पाया जाता है। अमीर और गरीब की इसमें कोई तफरीक है न दीनदार और बेदीन की। ऐसे समझ लें जैसे ये बीमारी हमारे माशरे के खून में शामिल हो गई है और हर कोई इससे मुतासर है। ये बदनुमा हकीकत और बीमारी है विरासत की सही तकसीम ना करना। सबसे बड़ा जुल्म इस माशरे में क्या है? जो बचपन ही से एहसासात के ऊपर एक बोझ बन जाता बच्चियों के, कि बेटे को अफजल समझते हैं, बेटी को जो है घटिया समझते। कितनी ताकीद के साथ अहकाम आए हैं विरासत के। विरासत मिम्मा कल्ला मिन्हो कसुर, चाहे ज्यादा माल किसी ने छोड़ा हो चाहे थोड़ा सा छोड़ा हो, लेकिन विरासत के अहकाम जो है उनको नाफिज करना होगा। नसीबम मफरूजा, ये अल्लाह की तरफ से हिस्से हैं जो मुकर्रर कर दिए गए हैं। लेकिन हमारे माशरे में कौन है जो बेटियों को देने को तैयार हो और बहनों को देने को तैयार? 2017 में होने वाले पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे के मुताबिक मुल्क में 97% खवातीन को विरासत में जायदाद नहीं मिलती। हमने ये डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले ऑफिस में यही सवाल किया कि कितने लोगों के घरों में दादा या नाना के मरने के बाद पूरी विरासत को सही तरीके से तकसीम किया गया। तकरीबन आधे स्टाफ ने बताया कि उनके घरों में विरासत की सही तकसीम नहीं हुई। आप अदालतों का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, वहाँ भी ज़्यादातर केसेस विरासत के मुताल्लिक ही हैं। हमने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए कराची के 4 अजला, ज़िला शर्की, ज़िला गरबी, सेंट्रल और जुनूबी का डेटा इकट्ठा किया तो नतीजा हैरान कुन था। सिर्फ इन 4 अजला से इस वक्त तकरीबन 20,000 विरासत से मुताल्लिक केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। ज़िला शर्की में सबसे ज़्यादा 5,201 केसेस हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि विरासत का मसला पाकिस्तान में इतना प्रिवलेंट क्यों है। ये जानने के लिए आपको 2 स्टैटिस्टिक्स जहन में रखने होंगे। पहला वर्ल्ड बैंक का डेटा, जिसके मुताबिक 45% पाकिस्तानी खते गुर्बत से नीचे हैं, और दूसरा जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, जिसमें 146 ममालिक में पाकिस्तान का 145वां नंबर है। अब इस सिचुएशन में वालिद की जायदाद अपनी माशी सूरत हाल को बेहतर करने का आसान तरीन जरिया होता है। हर किसी की ख्वाहिश होती है किसी तरह पूरी जायदाद इसके कब्जे में आ जाए और वो गुर्बत से निकल जाए। देखिए, मामला खटाई में 2 वजह से पड़ता है, एक जहालत और एक लालच। जहालत वही शरई हकाम से आगाही नहीं है, वही है लोग समझते हैं कि बाप के मरते ही हिस्से बखी हो गए तो बाप का पता नहीं क्या होगा। दूसरी है लालच, प्रॉपर्टी होती है, पैसे होते हैं, तो हर शख्स चाह रहा होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बटोर लूं। ऐसे भी वाकयात बहुत हुए हैं, कुछ हमने देखे भी हैं कि इधर मैयत पड़ी हुई है, हम छोटे थे तो घरों में आना जाना था बहुत, तो मैयत पड़ी हुई है, रो रहे हैं और फाइलों पे साइन लिए जा रहे हैं। अब बहनें कर रही हैं, उनको क्या पता कि रोने धोने में, उनको नहीं पता कि हम अपनी विरासत से दस्तबरदार हो रहे हैं, छोटों से सिग्नेचर लिए जा रहे हैं। तो जो ख़ानदान के बड़े हैं वो साइन लेके वो सब डॉक्यूमेंट्स अपने नाम करवा लिए कि रोने धोने की मजलिस लगी हुई है। तो ये है लालच। अगर कोई एक भाई कब्जा करने के काबिल नहीं होता तो सारे भाई मिलकर बहनों को तो अलग कर ही देते हैं और ये सिलसिला वालिद की ज़िंदगी में ही शुरू हो जाता है।
आपने कभी अक्सर औकात ये देखा होगा, और हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं, बाप एक कारोबारी बंदा है और बड़ा बेटा जो है वो 10 साल बड़ा है और छोटे बेटे जो हैं उन्होंने एज गैप बहुत ज्यादा है, और जो बड़ा बेटा है वो बाप के साथ जो है वो काम कर रहा था, प्रॉपर्टी, पैसा, सारी चीजें बाप की थी। टैक्सेशन से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, बड़े बेटे के नाम पे कर दी, बड़ी बहू के नाम पे कर दी प्रॉपर्टी, बचने के लिए कि भाई हमें टैक्सेस ना देना पड़े। और उस सूरत में जब बाप का इंतकाल होता है तो बाप के नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है और 2 बड़े भाइयों के नाम पे सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उस सूरत में तो अगर प्राइमा फिशाए हम देखें तो वो तो कहेंगे भाई आपका तो कोई हक नहीं है, ये प्रॉपर्टी में हमारे नाम पर है, और इसमें तो अगर आप सक्सेशन के लिए भी जाते हैं तो कोई इदारा आपकी मदद फराम नहीं करेगा। 2 साल पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने मीटिंग करते हुए मुझसे तो सक्सेशन का कहा कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है और मेरी 2 बहनें हैं और एक भाई इनके साथ ही रहते थे, बहनों से इनकी कोई नाचाकिया हो गई थी, वो अलग रह रही थी। तो मीटिंग हुई, मीटिंग में मैंने उनसे कहा कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 2-3 अपनी प्रॉपर्टीज़ बताई, कुछ बैंक अकाउंट्स बताए। तो आखिर में फिर वो ये कहते हैं कि सर एक बात आपसे करनी है कि जो 2 बहनें हैं उनको हम चाहते हैं कि हम किसी तरीके से उनको शेयर ना मिले। अपेरेंटली उनका ये कहना था कि उनको शेयर मिल गया है, लेकिन आफ्टरवर्ड्स कुछ दिन बाद जब दोबारा मीटिंग हुई तो उन्होंने यही कहा कि शेयर नहीं मिला था, बस वो नहीं चाहते थे कि बहनों को हिस्सा मिले। और अगर ये हरबा कामयाब नहीं होता तो भाइयों की कोशिश होती है कि किसी तरह डॉक्यूमेंट्स में रद्द-ओ-बदल करके बहनों को जायदाद से महरूम कर दें। यहाँ तक कि बाज़ अफराद अपनी बहनों को फैमिली ट्री से ही निकाल देते हैं और ख़ुद वकीलों को जाली कागजात बनाने के तरीके बताते हैं। पहली मीटिंग होती है क्लाइंट्स की और हमारे पास सक्सेशन का केस आते हैं तो पहला मशवरा यही लिया जाता है भाइयों की तरफ से कि किस तरीके से हम शेयर्स को बचाएं, छुपा सकें, कोई डॉक्यूमेंटेशंस आप ऐसा करें कि पुराना आप कोई सेल डीड या सेल एग्रीमेंट बना लें कि हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीद ली थी या हमने पैसे दे दिए थे वालिद साहब को, हमने उनकी हयाती में ही ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। तो ये जो बहनों की विरासत खाते हैं या नाबालिग बच्चों की विरासत बड़ा भाई खा जाता है या चाचे मामे खा जाते हैं, ये वो चोर हैं कि करोड़ों रुपए खा जाते हैं लेकिन 3 पीस सूट पहन के ये सोसाइटी में घूम रहे होते हैं। तो इनकी ना बेइज्जती होती है ना इनको कोई चोर कहता है। और हैरत की बात है ये विरासत के पैसे हासिल होते ही ये उम्रे पे चले जाते हैं उन्हीं पैसों से हज उम्रा करके आते हैं। FRC एक सर्टिफिकेट होता है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि आपके ख़ानदान की पूरी डिटेल, कि आपके ख़ानदान में वालिद वालिदा के बाद कितने आपके बहन भाई हैं और सब कुछ उसके अंदर डिटेल होता है, ख़ानदान की पूरी डिटेल होती है। एक साहब हमारे पास आए, उन्होंने केस दायर किया और केस में ये डाला कि FRC एक ऐसा लेके आए, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऐसा लेके आए जिसके अंदर जो ख़वातीन की तस्वीरें लगी हुई थी, यानी उनकी जो बहनों की तस्वीरें थी वो फॉर्ज थी, यानी कि वो बहनें नहीं थी, जो असल बहनें थी वो बहनें नहीं थी, वो कोई और ख़वातीन थी। तो जब वो वेरीफाई होने गई तो ये डिस्क्रिपेंसी पकड़ी गई। अगर आपको इस सब पर हैरानगी हो रही है तो दिल थाम के बैठे, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो हमारे माशरे का ऐसा भयानक पहलू है जिसको देखकर चंगेज़ खान भी शर्मा जाए। क्योंकि कुछ पैसों और चंद एकड़ के खातिर हमारे यहाँ खूनी रिश्ते खूनी दुश्मनियों में भी तब्दील हो जाते हैं। पाकपतन में कंवल नामी एक खातून की 2017 में अनवर नामी शख्स से शादी हुई। दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। 2023 में अनवर को अचानक स्ट्रोक हो गया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसने अपनी सेहत को देखते हुए अपनी ज़मीन, घर और गाड़ी अपनी शरीक हयात के नाम मुंतकिल कर दी और कुछ अरसे बाद इंतकाल कर गया। लेकिन ये बात कंवल के भाइयों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बहन पे दबाव डाला कि घर और गाड़ी बेशक तुम रख लो, लेकिन अपने शौहर की ज़री ज़मीन हमारे नाम पे करो। कंवल ने इनकार कर दिया। भाइयों ने ज़ोर ज़बरदस्ती की, अपनी बहन को मारने की कोशिश की। कंवल ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन उसके बदबख्त भाई को लाहौर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी और फिर 31 मई 2025 को वही हुआ जिसका डर था। कंवल के दोनों भाइयों ने उसको घर पे आकर कत्ल कर दिया। ऐसे हौलनाक वाक़यात मेरी और आपकी सोच से भी ज़्यादा हैं। इसी महीने कराची में जापान से आई खातून को फायरिंग करके इसलिए ज़ख्मी कर दिया गया क्योंकि वो अपने शौहर की जायदाद में से हक मांगने आई थी।
इसी तरह फरवरी में एक शख्स ने अपनी भाभी और भतीजियों को जायदाद पे कब्ज़ा करने के लिए कत्ल कर दिया। और इसी शहर में 2020 में हुमा माहीन को उसके भाइयों ने इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो विरासत में अपना हक मांग रही थी। मैं आपको इमोशनल करने के लिए किस्से नहीं सुना रहा, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये है हमारे सो कॉल्ड मजहबी और रिवायती माशरे की हकीकत जिसके फैमिली सिस्टम पे हम फ़ख्र करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हम जो ख़वातीन के हुकूक को मारने के लिए इस्लाम के गलत हवाले देते नहीं थकते, विरासत के मामले में इस्लाम की तालीमात को यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद हम इस्लाम को भी अपनी ज़ाती तस्कीन के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। रायमंड डे गया, मेरे उस्ताद थे मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह, इंतकाल हो। मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, हज़रत मैं ये शहद लाया। फरमाया कहाँ से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाप का। तो मुझसे फरमाने लगे तेरे बाप ने अपनी बहनों को ज़मीन में से हिस्सा दिया था। शहद की बोतल उसको 10 रुपए की आती थी। तो एक इतनी मुख्तसर चीज़ के लिए मेरे 14 तबक खोल दिए उन्होंने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ किसी मकाम की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में सहाबी साद बिन रबी की अहलिया अपनी 2 बेटियों के साथ खिदमत में हाजिर होती हैं और शिकायत करती हैं कि मेरे शौहर शहीद हो गए हैं। उन्होंने जितना माल छोड़ा था उस पर उनके भाई ने कब्ज़ा कर लिया है। मेरी 2 बेटियों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब माल ना होने की वजह से उनकी शादी भी नहीं हो रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून की पूरी बात सुनी और फरमाया इस मामले पे अल्लाह फ़ैसला फरमाएंगे। कुछ देर बाद सूरह निसा की वो आयत नाजिल हुई जिनमें विरासत की तकसीम बयान की गई और हुक्म इलाही आ गया कि वालिद के माल में अहलिया और बेटियों का भी हक है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन रबी के भाई को बुलाया और उनको साद बिन रबी की बेटियों को उनका हक देने का हुक्म दिया। दरअसल ख़वातीन को विरासत से महरूम रखना दौरे जाहिलियत की रिवायत है। इस्लाम ने न सिर्फ इस रिवायत को ख़त्म किया, विरासत के अहकामात को तफसील से बयान किया, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स किसी वारिस का हक रोकेगा अल्लाह क़यामत के दिन उसे जन्नत से महरूम रखेगा। ये जो कुरान मजीद में है, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, सूरह निसा में, कि जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो असल में आग के अंगारे खा रहे हैं। ये आयत असल में विरासत के बारे में नाजिल हुई है। हम ये समझते हैं कि यतीम का माल खाने का मतलब ये है कि आपने कोई उसके माल चोरी कर लिया या उसके पैसे खा गए आप उसके। असल में ये आयत नाजिल हुई है विरासत के बारे में। ज़माने जाहिलियत में होता ये था कि जब किसी का बाप मर जाता था तो जो बड़े होते थे वो नाबालिग बच्चे और नाबालिग बच्चियाँ, जो लड़कियाँ होती थी नाबालिग जिनको माल का पता नहीं होता था, तो ये उनका माल खा जाया करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है खा जाओ, लेकिन जितना खा रहे हो ज़हन में रखना है कि आग के अंगारे हैं जो तुम खा रहे हो। शरीयत का हुक्म तो बिल्कुल वाज़ेह है और इस हुक्म को ना मानने की सज़ा भी बड़ी है। लेकिन हमारे माशरे में न सिर्फ विरासत की तकसीम ना करने को बिल्कुल ईजी लिया जाता है, बल्कि विरासत पे कब्ज़े को लीगल कवर देने के लिए मुख्तलिफ हीले और तरीक़े भी बताए जाते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। वो जाके किसी डिपार्टमेंट में जाके पैसे दे के, रिश्वत दे के वो नाम चेंज करवा लिया, ठीक है। FRC के अंदर जो है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल बाप ने 2 शादियाँ की हैं और दूसरी शादी से जो बच्चे उनका नाम FRC से हटवा देना। और जैसा कि मैंने कहा कि गिफ्ट डीड बनवा ली, जाली गिफ्ट बना लिया, स्टैम्प पेपर बना लिया, और इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने नाम पे रख ली। और प्रॉपर्टीज़ को छुपाने के भी तरीक़ेकार होते हैं। जो भाई थे वो आए थे सक्सेशन के लिए और फादर की उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने यही बताया कि मेरा एक भाई है और वालदा हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी एक नादरा का ले आए थे। हमने उनसे पूछा कि ठीक है यही आपके लीगल एड्स हैं, हम केस फाइल कर देते हैं। द मोमेंट आप केस फाइल करते हैं सक्सेशन का, कोर्ट अपनी तरफ से भी एक वेरिफिकेशन मंगवाती है नादरा से, यूसी से, कि कोई और लीगल हेयर्स तो नहीं है। जब यूसी से वेरिफिकेशन आई तो उन्होंने ये बताया कि इनकी एक और बहन भी है जो कि हमें जो उन्होंने नादरा का FRC का सर्टिफिकेट दिया था एज अ लॉयर उसमें मौजूद नहीं थी। भाई ने अपनी बहनों को किसी और के फैमिली ट्री में दाखिल कर दिया, मतलब कि जो 2 बहनें हैं, जो उसकी सगी बहनें हैं, वो किसी और के फैमिली ट्री में शामिल हो चुकी हैं और वो उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, क्योंकि वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं, इकलौता शो हो रहा है, उसका कोई बहन भाई नहीं है, इस हिसाब से उसका पूरा शेयर बन रहा है। और जब ये वेरिफिकेशन में भी जाएगा तो क्योंकि उसने नादरा के साथ मिली भगत के ज़रिए ये चीज़ की है, तो वो रेक्टिफिकेशन जब वेरीफाई होगा तो वेरिफिकेशन में भी उसके पकड़े जाने के इम्कानात
कम है। वफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने का खिलाफ बड़ा फैसला। रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार दे दिया गया है। शरई अदालत ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत कर दी। ये मामला इतना सीरियस है कि इसी साल वफाकी शरई अदालत ने एक तफसीली फैसला दिया जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा कि ख़वातीन को विरासत में उनके हक़ से महरूम करने के लिए जितने भी तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे इनको जो भी नाम दिया जाए, वो तमाम के तमाम गैर इस्लामी हैं। जब वालिद साहब और भाइयों का एक ही कारोबार है तो वो टोटल वालिद साहब ही का है। इस खुशफहमी में हरगिज़ ना रहें कि वो आपका भी है। अल्लाह ना करे अब्बा का इंतकाल हो गया तो बहनों का पूरा पूरा उसमें से हिस्सा निकलेगा। ये खूब अच्छी तरह खोपड़ी में बिठा ले हुए बात। अब्बा का बिजनेस था, दुकान थी छोटी सी गुटके की, आपने उसको तरक्की देकर एक बहुत बड़ा शॉपिंग हॉल बना दिया और लाखों करोड़ों का बिजनेस बना दिया। तो अब्बा के मरने के बाद आपको सवाब के अलावा कुछ भी बोलो नहीं मिलेगा। इसमें आप अब्बा के मुआविन और मददगार हैं और मुआविन और मददगार को एग्रीमेंट के बगैर सिर्फ सवाब मिलता है। वैसे कई लोगों को ये भी शिकायत होती है कि वो वाकई जायदाद तकसीम करना चाहते हैं, ख़वातीन को उनका हक़ देना चाहते हैं, लेकिन कागजात सीधे करना बहुत मुश्किल होता है, कदम कदम पे रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन क्या ये वाकई जस्टिफाइड रीजनिंग है? एक स्टोरी ऐसी है जिसमें परदादा के नाम पे ज़मीन थी ना, उनके फॉर एग्जाम्पल इनके दादा को जहमत हुई कि उसको ट्रांसफ़र करवा लें। वालिद साहब को ये हुआ कि कुछ सक्सेशन का फाइल करके परदादा से अपने नाम पे इनहेरिटेंस कर लें। अब जब पोते कोर्ट्स में गए हैं तो परदादा की ज़मीन जो कि आज़ादी के ज़मानों की परचेजेस थी, इसमें होता ये है कि टाइम बहुत लग जाता है। पुराने ज़माने में ना NICs थे, नादरा भी वो था, मैनुअल था, उनके FRCs, डेथ सर्टिफिकेट्स, बहुत मुश्किल हो जाता है इस सब चीज़ को। और अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई बीच में से और कोई क्लेमेंट आ गया तो फिर तो देयर इज़ नो, मैं कोई टाइम लिमिट ही नहीं दे सकता कि 20 साल 30 साल तो कहीं नहीं गए अगर कोई और क्लेमेंट आ जाता है बीच में। इसमें कहते हैं ना कि नीयत जो है वो बड़ा क्या रोल अदा करती है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहा है तो वो उस पर रेंट आउट कर दे और जब तक ये मामलात हल नहीं हो रहे उसका जो रेंट आ रहा है वो वर्षा में तकसीम करे। और जहाँ तक आपने कहा कि जो इदारों में इशू आ रहा है, देखें जब ये मामलात कोर्ट में आते हैं ना, अगर आप या हम एज अ ले पर्सन अगर किसी इदारे में जाते हैं तो आपको पता है माशाल्लाह से हमारी हुकूमत सिंध की जो मेहरबानी है कि हमें कोई एक पेपर जो हमारा जायज़ पेपर भी है वो हमें नहीं फराम किया जाता। लेकिन जब ये मामलात कोर्ट में आ जाते हैं तो कोर्ट अपनी रिट का इस्तेमाल करते हुए जो है इन डॉक्यूमेंट्स को मंगवाती हैं। और हमने तो इस तरह भी देखा है कि अगर किसी कागजात भी मुकम्मल नहीं है, स्टैम्प पेपर के ऊपर घर हैं जो पुराने जिस तरह की लीज़ नहीं हुई, हमने ऐसे घरों को भी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है। कोई ना कोई हल निकलता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि नीयत जो है वो बड़ा रोल अदा करती है। शायद ये नीयत की ही ख़राबी है कि कराची में आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ सालों से खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि वर्षा का उन प्रॉपर्टीज़ की मिल्कियत पे झगड़ा है। अदालत में सालों से केस चल रहा है, मामलात एक के बाद दूसरी नस्ल के हाथों में मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन जिन प्रॉपर्टीज़ का झगड़ा है वो वैसी की वैसी ही वीरान पड़ी हैं। वैसे इन मसलों की एक बड़ी वजह विरासत के कवानीन के मुतालिक अवेयरनेस की कमी भी है। अपनी बहनों का हिस्सा नहीं देते, उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ ये देखने में आती है कि हमने तुम्हारी शादी के ऊपर ये पैसा लगा दिया, एक बहुत बड़ी अमाउंट, तो वो उसके सामने पूरी रसीद खोल के देंगे, शादी हॉल इतने का हुआ, जहेज इतने का हुआ, तुम्हें ब्यूटी पार्लर ले गए तो उसका इतने का ख़र्चा हुआ, और ये वाले काम में इतने खर्च हुए तो इतने बनते हैं, तो इतने पैसे तो हम तुम्हारे ऊपर लगा चुके हैं या इससे ज़्यादा तुम्हारे ऊपर लगा चुके हैं। इस तरीके से भी लोग हक खाते हैं। और एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क में अवेयरनेस का है। बहुत सारे जगहों पे या इलाकों में हमने देखा है कि ख़वातीन अपना ये हक मांगने से ही झिझकती हैं कि उनको लगता है कि वो अपने ख़ानदान के साथ कोई ज़्यादती कर रही हैं। अगर कोई ऐसा जो हमें देख रहा है, कोई सिस्टर्स ऐसी हैं जिनको पता है कुछ साल पहले या जितना भी पुराना केस हो उनका जो शेयर बनता था उनको नहीं मिला, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि जितना भी पुराना ये चीज़ हुई हो वो किसी भी टाइम पर आके इस चीज़ को चैलेंज कर सकती हैं और अपना हक मांग सकती हैं कोर्ट से। नॉर्मल सिविल मुकदमे में 3 साल में आप अपने पैसों की रिकवरी का केस फाइल कर सकते हैं, 3 साल बाद कोर्ट भी उसको इंटरटेन नहीं करेगी। अगर सक्सेशन के केस में कोई फ्रॉड हुआ हो किसी बहन के साथ और वो समझती है कि मुझे 10 साल हो चुके हैं इस बात को, 20 साल हो चुके हैं या 40 साल हो चुके हैं, जितना भी टाइम हो चुका हो कोई मसला नहीं है, वो कोर्ट में आके उस चीज़ का दावा कर सकती हैं। यही नहीं, अब विरासत का हक ना देना एक काबिल सज़ा जुर्म है।
पहले विरासत के मामला सिविल केसेस के तहत देखे जाते थे, जिसमें बाज़ औक़ात इंसाफ लेने में कई साल लग जाते थे, लेकिन अब अदालतें इनको क्रिमिनल केसेस के तौर पर डील करती हैं, जिनमें फ़ैसले निस्बतन जल्दी आ जाते हैं। जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो कानून साजी हुई है गालिबन 2011 के अंदर, पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। वुमेन्स प्रोटेक्शन राइट का नाम था उसमें, और एक सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 498A। अगर किसी औरत को उसकी लीगल लेजिटिमेट जो राइट है उस प्रॉपर्टी में, और वो किसी भी फ्रॉडलेंट तरीके से, बदनीयती से, जालसाजी से उस औरत को डिप्राइव करता है उसके कानूनी और शरई हक से, तो उस पे कानून साजी होते हुए उसको 10 साल सज़ा तक हमारे यहाँ कानून में मौजूद है। सेक्शन 498 का आप पर्चा करा सकते हैं, आप कोर्ट आ सकते हैं, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि ना सिर्फ आप प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं कि इसमें मेरे बाप का हिस्सा है, ये प्रॉपर्टी जो है ये डिवाइड होनी चाहिए, बल्कि उसके साथ साथ जो है हमारे पास एक मीन्स प्रॉफिट का भी कॉन्सेप्ट है कि फॉर एग्जाम्पल एक भाई 10 साल से एक प्रॉपर्टी पे बैठा हुआ है और वो उसके सारे राइट्स एंजॉय कर रहा है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाली जाए कि इसका माहाना रेंट कितना आएगा, और उसे कैलकुलेट करके 10 साल के अरसे तक वो जो एंजॉय करता रहा है उसे डिवाइड किया जाए और एज अ प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट जो है वो वर्सा में तकसीम किया जाना चाहिए। ये लोगों को इतना नहीं पता होता। लोगों को मसला ये है कि जिसके पास नॉर्मली तौर पे पैसा होता है उसके पास अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा आ जाती है हम लोगों के तवस्सुत से, तो वो लोगों को मैनिपुलेट ज़्यादा करता है। वैसे अगर इंसान किसी की वफ़ात के बाद पहले दिन से ही शरीयत का बताया हुआ फार्मूला फॉलो करे तो ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे और ना ही सालों की ख्वारी हो। विरासत में सबसे पहले तो शरीयत का हुक्म यह है कि मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, ये अल्फाज हैं सूरह निसा के, कि थोड़ा माल हो या ज़्यादा माल हो, सब के सबको विरासत में तुमने तकसीम करना है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। तो पहली बात तो ये, हमारे यहाँ अक्सर विरासत में ऐसा होता है कि छोटी मोटी चीज़ों को तो लिफ्ट ही नहीं कराई जाती, कोई कुछ उठा के ले गया, कोई कुछ उठा के ले गया। दूसरी बात ये कि शरीयत में हुक्म यह है कि मरने के बाद, तजहीज़ व तकफीन के बाद जो काम सबसे पहले किया जाएगा वो है विरासत की तकसीम। हम जब भी विरासत में फतवा लिखते हैं, और हमेशा से ये सदियों से ये चला आ रहा है कि मैयत के माल में से उसके कफन दफन का, गुस्ल का, कब्र का ख़र्चा निकाल के, ये ख़र्चा उसी के माल में से किया जाएगा। निकाल के ये ख़र्चा निकाल लिया और मैयत को दफना दिया, उसके बाद सबसे पहला काम अमवाल को डिवाइड किया जाए। हमारे यहाँ जहालत यह है कि माएँ रोना पीटना शुरू कर देती हैं कि अभी तो तुम्हारे बाप का कफन मैला नहीं हुआ और तुमने उसके माल उधेड़ना शुरू कर दिया है। लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि देखो कैसे कमबख्त लोग हैं, बाप की अभी मरने का इंतज़ार कर रहे थे और चील कौओं की तरह उसके विरासत पे टूटने पे पड़ गए। तो ये सब जाहिलाना बातें हैं, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह, अच्छा, नाबालिग बच्चे और बच्ची की परमिशन से भी आप उसका माल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे कह दिया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इनका माल, जो भी माल होगा, तुमने महफूज कर लेना है। जब ये निकाह की उम्र को पहुँच जाएँ, बालिग हो जाएँ, तो भी फ़ौरन इनका माल इनके हवाले नहीं करना है। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन, अगर तुम्हें लगे कि इनमें ये सलाहियत पैदा हो गई है, क्योंकि होता ही है कि हो गए 18 साल के, 19 साल के हो गए, आपने उनको उनका माल दे दिया, रिश्तेदार खा जाएंगे उनका माल बेवकूफ़ बना के। ऐसा ही होता है हमारी सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की कोई दुकान आ गई, तो आपका क्या ख्याल है, सारे रिलेटिव रिश्तेदार जमा हो जाते हैं कि हमें दो, हम आपको डबल करके दे देंगे, तो बेवकूफ़ी में अपना माल उठा के उनको दे देते हैं। इसलिए कुरान ने कहा बालिग होते ही उनके हवाले ना करो, बल्कि फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुशदन, जब तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि ये सोसाइटी को समझने लगे हैं, पैसे का इस्तेमाल इनको आ गया है, फ़दफ़उ इलैहिम अमवालहुम, तो फिर इनका माल इनको दे दो। और इससे पहले क़ूलू लहुम क़ौलन मारूफ़ा, उनको बताते रहो कि हम तुम्हारा पैसा खाएंगे नहीं। हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, बताया नहीं जाता, तो बदगुमानियाँ फैलती हैं। छोटा भाई बड़े भाई से बदगुमान होता है कि पता नहीं मेरे बाप का पैसा कितना है, था, कहाँ खा गया, कौन खा गया। लड़कियों को बदगुमानियाँ होती हैं, पता नहीं हमारे बाप की फ़ाइलें कहाँ हैं, कोई बता नहीं रहा। तो कुरान ने कहा है कि उसके मांगने से पहले आपने उसको ये क्लियर करना है, और उसको दे नहीं रहे बचपने की वजह से, लेकिन उसको बताना ज़रूर है कि इतना पैसा है, आपका है और आप ही का है, या आप ही को मिलेगा, आप थोड़े समझदार हो जाओ। विरासत ख़वातीन पर एहसान नहीं, उनका हक है, ऐसा हक जो किसी और ने नहीं, उनके रब ने उनको दिया है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नहीं, इंतहाई हसास मामला है, और इस हक को छीनना भी कोई मामूली नहीं, इंतहाई संगीन जुर्म है। कुरान में विरासत की तकसीम तफसील से बयान करने के बिल्कुल बाद एक आयत है जिसमें वाज़े होता है कि इस्लाम की नज़र में विरासत की तकसीम ना करना कितना बड़ा गुनाह है।
वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। आयत का मफ़हूम है, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर करदा हदों से तजावुज़ करे, उसे वो जहन्नुम में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए रुस्वा को नज़ाब है। ये वही अल्फाज हैं जो कुरान ने कातिल के लिए इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि मानवी तौर पे ये भी कत्ल है ना। यानी कुरान के अल्फाज देखें, जअलल्लाहु लकुम क़ियामन, विरासत के हकाम अल्लाह जब बयान कर रहा है तो अल्लाह कह रही है वो माल वो है जिससे अल्लाह ने तुम्हारी ज़िंदगी कायम की हुई है। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं जब क्योंकि क़याम ज़िंदगी इससे है तो इसमें हिफाजत करो दूसरे के माल की। तुम जैसे इंसान चाहता है, कोई भी नहीं चाहता मैं बग़ैर माल के हो जाऊँ, मर जाएगा, ना रहने की जगह होगी ना खाने की जगह होगी। तो क़याम ज़िंदगी इंसान की माल से, तभी उसमें इसराफ़ भी हराम है, आप उसको ज़ाया नहीं कर सकते, किसी का माल नाहक खा नहीं सकते। तो इससे पता चलता है कि आप जब किसी का माल खा लेते हैं तो मानवी तौर पर आप उसको कत्ल कर देते हैं। यानी एक तरह का कत्ल ही है, उसकी ज़िंदगी की लज़्ज़तें आपने उससे छीन ली। क्या हम किसी कातिल के साथ उठना बैठना और ताल्लुकात रखना गवारा करेंगे? हरगिज़ नहीं। इतनी ही नफ़रत हम वारिसों का हक छीनने वालों से करें तो शायद ये मसला खुद ब खुद हल हो जाए।